इजरायल और फिलिस्तीन में एक बार फिर से संघर्ष छिड़ गया है और दोनों दिन रात एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दोनों तरफ जान माल की भारी क्षति हुई है। चलिए जानते हैं इजरायल और फिलिस्तीन के सदियों पुराने विवाद की क्या वजह है और मौजूदा संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले जानते हैं कि दोनों पक्षों के दावे क्या हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद की जड़ें ईसा पूर्व से पहले तक जाती हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार ईश्वर ने इस जगह को यहूदियों के लिए चुना था, इसलिए वे इसे पूरी दुनिया के यहूदियों का घर मानते हैं। हालांकि उन्हें यहाँ से कई बार बेदखल होना पड़ा। वहीं फिलिस्तीनी का कहना है कि वे हमेशा से यहाँ के मुख्य निवासी हैं, इसलिए इस जगह पे उनका अधिकार है। अब जानते हैं कि कैसे हुई विवाद की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीन में ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य में यहूदी और अरब के लोग, जिनमें मुस्लिम और ईसाई दोनों थे, शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन की हार के बाद यह क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इसके बाद ब्रिटेन ने यहाँ यहूदी लोगों को बसाना शुरू कर दिया, जो सदियों से अपने घर के लिए भटक रहे। अब जानते हैं फिलिस्तीन का बंटवारा कैसे हुआ। 1920 से 1945 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और हिटलर के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे, लेकिन उनकी बढ़ती संख्या से फिलिस्तीनियों, अंग्रेजों और यहूदियों के बीच टकराव बढ़ने लगा। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब ब्रिटेन इस टकराव को संभालने में असफल रहा, तो वह इसे 1947 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ले गया। यूएन ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत फिलिस्तीन को यहूदी देश यानी कि इजराइल और अरब देश यानी कि फिलिस्तीन में बांट दिया। जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया, जिस पर पूरी तरह से यूएन का कंट्रोल था। इस तरह से 14 मई 1948 को यहूदी देश यानी इजराइल का स्थापना हुआ। अब जानते हैं इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा। 1948 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन पड़ोसी देश अरब, मिस्र, सीरिया और जॉर्डन इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए इन सब ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई। 1967 में एक बार फिर इन देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल ने 6 दिनों में उन्हें हरा दिया और वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा 25 सालों तक चला। 1994 में इजराइल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO द्वारा हस्ताक्षरित ओस्लो समझौतों के तहत गाजा पट्टी के कुछ हिस्से फिलिस्तीन को लौटा दिए। सितंबर 2005 में इजराइल ने क्षेत्र से पूरा पलायन कर लिया। गाजा पट्टी में 2007 में हमास नाम का गैर सरकारी संगठन सक्रिय हुआ। कुछ देश हमास को क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ आतंकी संगठन कहते हैं, कुछ हमास को कट्टरपंथी कहते हैं। हमास की राजनीति में गहरी पकड़ है। हाल में ही फिलिस्तीन के विधान परिषद चुनाव में 132 सीट में से 74 सीट हमास ने जीती। हमास फिलिस्तीन में बहुत लोकप्रिय है। 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और कई सारे प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें बिजली कटौती, प्रतिबंधित आयात और सीमा बंद करना था। जनवरी 2008 के हमलों के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। ईरान गाजा पट्टी को सपोर्ट करता है और हथियार मिस्र के रास्ते गाजा में पहुंच जाते हैं। अब जानते हैं जेरूसलम को लेकर क्या विवाद है। जेरूसलम की इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों में बड़ी मान्यता है और यह इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद का केंद्र है। पूर्वी जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, मक्का और मदीना के बाद। वहीं मस्जिद के परिसर में टेम्पल माउंट नाम की एक दीवार है, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र है। अभी यहूदियों को इलाके में घुसने की इजाज़त नहीं है, जो उनमें रोष का कारण बनता है, और फिलिस्तीनी मस्जिद में आ जा सकते हैं। 1967 में इजराइल ने जब यरूशलेम पर जीत हासिल कर ली, तो उस समय इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे डायन ने टेम्पल माउंट को लेकर मुस्लिम नेताओं से बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक टेम्पल माउंट का प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया। इससे पहले इसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता था। इस समझौते में एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब यहूदियों को प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल पर्यटक के तौर पे। वो कंपाउंड में आ जा सकते थे, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। क्या यह समझौता सबको स्वीकार्य था? तो जवाब है नहीं। दोनों तरफ के कट्टरपंथी इससे नाखुश थे। कट्टरपंथी यहूदी के अनुसार हमें पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए। कट्टरपंथी मुस्लिम मस्जिद के परिसर में गैर मुस्लिम के घुसने से नाखुश थे। इसी का रिजल्ट आया 1982 में, जब एलन गुडमैन नाम का इजरायली सैनिक पवित्र परिसर में स्थित डोम ऑफ रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना के बाद मुस्लिमों और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ गया। होता ये कि जब यहूदी परिसर में वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते,
तो कई बार मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते हैं। इसके चलते यहूदियों में भी टेम्पल माउंट को लेकर अपनी दावा मजबूत करने की जिद बढ़ गई। आगे के वर्षों में भी टेम्पल माउंट के आसपास तनाव बना रहा। छिटपुट संघर्ष की कई वारदातें हुई। इसमें बड़ा टर्निंग पॉइंट 2014 के आखिर में आया, जब एक यहूदी कट्टरपंथी टेम्पल माउंट पर यहूदियों के अधिकार की मांग करता है। एक फिलिस्तीनी उसकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश करता है। हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं होता, लेकिन बाद में वो फिलिस्तीनी इजरायली आर्म फोर्सेस के द्वारा मारा जाता है। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई। तनाव के बीच इजरायल ने कुछ समय के लिए मुस्लिमों के टेम्पल माउंट में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। फिलिस्तीनी लीडरशिप ने इसे जंग का ऐलान माना। इसके बाद से फिलिस्तीनी इस परिसर को लेकर बेहद सशंकित रहते हैं। उनको लगता है कि इजरायल इस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और यहूदी कट्टरपंथी इसे हवा देते रहते हैं। जानते हैं कि मौजूदा संघर्ष की वजह क्या है। इसकी जड़ में यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा है, जिसे ईस्ट यरूशलेम भी कहा जाता है। यहाँ इजराइल से आए हुए फिलिस्तीनी रहते हैं। 2 सदी पुरानी बात है, जब फिलिस्तीन पर ओटोमन साम्राज्य था, तब कुछ यहूदी यहाँ ज़मीन खरीदने लगे थे। इसी कड़ी में 1876 में 2 यहूदी संगठनों ने शेख जर्राह में ज़मीनें खरीदी। 1948 में जब युद्ध छिड़ा तो जॉर्डन ने यहाँ कब्जा कर लिया। इस दौरान जॉर्डन ने यहाँ मकान बनाए और ये मकान फिलिस्तीनी शरणार्थियों को दे दिए गए, जो इजराइल से भागकर ईस्ट यरूशलेम आए थे। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर फिर कब्जा कर लिया और शेख जर्राह की ओनरशिप यहूदी ट्रस्ट को सौंप दी। इन ट्रस्टों ने ज़मीन को यहूदी सेटलर्स को बेच दी। यहूदी सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों से घर खाली करने को कहा और इसी को लेकर विवाद हुआ। काफ़ी हंगामे के बाद 1982 में फिलिस्तीनियों ने यहूदी सेटलर्स से समझौता किया। इस समझौते के अनुसार फिलिस्तीनियों ने यहूदी सेटलर्स को उस ज़मीन का मालिक मान लिया। बदले में फिलिस्तीनियों को किराएदार की हैसियत से वहाँ रहने का हक मिल गया। क्या यह समझौता बरकरार रहा? तो जवाब है नहीं। आगे चलकर फिलिस्तीनियों ने कहा कि उनके साथ चालाकी हुई है और वो इस समझौते को नहीं मानेंगे। इसी विवाद से जुड़ा प्रकरण मौजूदा विवाद की जड़ है। यह विवाद जुड़ा है कुछ फिलिस्तीनी परिवारों से। यहूदी सेटलर्स पुराने समझौते का हवाला देकर उनका घर खाली कराना चाहते थे, लेकिन इन परिवारों ने कहा कि वह प्रॉपर्टी क्यों खाली करें जब उन्हें यह पुश्तैनी तौर पर मिली है। इस दावे के समर्थन में यहूदी सेटलर्स ओटोमन काल के कुछ भूमि दस्तावेज ले आए। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने यहूदी सेटलर्स के ज़मीन पर अधिकार को माना और फिलिस्तीनी परिवारों से घर खाली करने को कहा। यहीं से चिंगारी भड़क उठी। एक तरफ इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अपील, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अपने दावेदारी को बल देने के लिए लामबंद हो गए। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि यहूदी पुराने हिस्सों पर कब्जा करने में लगे हैं और अरबों को जबरन उनकी ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं, और यही वजह है उन परिवारों के इविक्शन को फिलिस्तीनियों ने अपने अस्तित्व और हक की लड़ाई मान ली। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तनाव बढ़ गया। यहूदी कट्टरपंथी अरब मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैलियां निकालने लगे। बदले में फिलिस्तीनी भी पीछे नहीं रहे। वो हर रात शेख जर्राह में जमा होते, सड़क पर इफ्तार करते और नाचते गाते। इस दौरान इजरायली फोर्सेस से उनकी झड़प भी होती। ये संघर्ष पीक पर पहुंचा 10 मई को। इजराइल के लोग मई के दूसरे हफ्ते में यरूशलेम डे मनाते हैं। यरूशलेम डे 1967 के युद्ध में यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को लेकर मनाया जाता है। इस बार यरूशलेम डे 10 मई को था। मौके पर इजरायली शहर के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकालते हैं। फिलिस्तीनियों को आशंका थी कि कहीं यहूदी टेम्पल माउंट में घुसने की कोशिश ना करें, और इसी क्रम में फिलिस्तीनी प्रोटेस्टर 10 मई की सुबह से ही भारी संख्या में अलेक्सा मस्जिद में मौजूद थे। सुबह करीब 8 बजे की बात है। इजरायली फोर्स मस्जिद के कंपाउंड में घुसी। फिलिस्तीनी पत्थरबाजी कर रहे थे और इजरायली फोर्स हैंड ग्रेनेड और रबड़ बुलेट दाग रही थी। इस झड़प को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इजरायली फोर्स ने मस्जिद के अंदर हैंड ग्रेनेड, रबड़ बुलेट दागी और आंसू गैस के गोले छोड़े। इजरायली फोर्स का आरोप है कि वो मस्जिद के पास वाली सड़क पर थे जब उन पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद ही वो मस्जिद के कंपाउंड में दाखिल हुए। फिलिस्तीनियों के अनुसार उनके 300 लोग हिंसा में घायल हुए। इजरायली फोर्स के अनुसार हिंसा में उनके 9 अधिकारी घायल हुए। इस घटना के बाद काफ़ी बवाल मचा।
इजरायली फोर्स की मस्जिद में की गई एंट्री और वहां की गई कार्यवाही को फिलिस्तीनी लीडरशिप ने भीषण अपराध माना। वहीं इजरायली फोर्सेस ने अल-अक्सा को खाली कराकर उसके दरवाजे बंद करा दिए। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद की सभी चाबियां अपने कंट्रोल में ले ली हैं। फिलिस्तीनी कट्टरपंथी ग्रुप हमास ने इजरायल को चेतावनी दी कि इजरायली फोर्सेस 10 मई की शाम 6 बजे तक शेख जर्रा और टेम्पल माउंट खाली कर दें, वरना वो इजरायल पर हमला करेगा। इसके बाद खबर आई कि हमास ने इजरायल पर 150 से ज़्यादा रॉकेट दागे। इनमें से कुछ रॉकेट यरूशलेम पर भी दागे गए। 2014 के बाद पहली बार हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट्स काफ़ी छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जवाबी प्रतिक्रिया में इजरायल ने ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल लॉन्च किया। इजरायल 11 मई की सुबह तक 130 एयर स्ट्राइक कर चुका था। इसमें वॉल का मतलब वेस्टर्न वॉल था। इस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर हमला किया। हमास के हमले में इजरायल के 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक भारतीय नर्स भी थी। इजरायल के हमले में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हमास के ज़्यादातर रॉकेट इजरायल के आयरन डोम इंटरसेप्ट कर लेते हैं। अभी इजरायल का कहना है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास को पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देते। इस तरह से इसके युद्ध में तब्दील होने का खतरा बना हुआ है। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच यदि संघर्ष ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है।